दिल्ली से नागपुर, नई दिल्ली यहाँ पे है, नई दिल्ली से नागपुर, नागपुर यहाँ पे है, ठीक है। यात्रा का समय 11 घंटे 30 मिनट का है। इसको देखिए कैसे घटाते हैं ये भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो जैसी ऊपर है वैसी ही नीचे है ना, तो हमारी वो सममित हो जाती है। तो यहाँ पे सभी अक्षर को रख के देखें, अगर ए को रखें, ए ऐसे रखते तो ए कैसे बनेगा, उल्टा बन जाएगा। तो दोस्तों क्या हाल चाल है। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर जो सॉल्व करेगा उसको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसीलिए मैं सीटेट का जुलाई 2019 का आज मैं पेपर करने जा रहा हूँ। इसको मैं अच्छी तरीके से सॉल्व कराऊंगा, जो मैथ्स का है, ठीक है। तो इसको मैं पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा और इसको एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। और ये मेरा है यूट्यूब चैनल टीचरीफाई, इसको जाके अभी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और बिना लेट किए हुए जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मैथ्स का 31 नंबर, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे, ठीक है। तो दृष्टिबाधित बच्चे, उसकी आवश्यकता कैसे पूरी होगी हमारी, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। ये ऑप्शन हमारा थोड़ा सही है, लेकिन फिर भी अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, हमें विशेष शिक्षक के पास नहीं भेजें क्योंकि वो समावेशी कक्षा है, एक ही कक्षा में सबको बैठाना है, ठीक है। और उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, यहाँ पे वही चीज़ है, क्योंकि हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हम बच्चे को कुछ स्पेशल चीज़ नहीं देंगे, सामान्य तरीके से पढ़ाएंगे जैसे हम सामान्य बच्चे को पढ़ाते हैं, ये कोशिश रहेगी, ठीक है। और उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, भाई उच्च उपलब्धि के साथ भी नहीं बैठाएंगे क्योंकि हो सकता है बच्चे को ये लगने लगे, जो नेत्रहीन बालक है उसको लगे कि यार मेरे अंदर ये कमी है तो और मैं इस चीज़ को नहीं सीख सकता हूँ। तो इस प्रकार की भावना ना आए, इसके लिए हम उसको साथ भी नहीं बैठाएंगे। तो हम कर क्या सकते हैं, हम ये करेंगे कि उसके साथ जो शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली है और साधनों का प्रयोग, नेत्रहीन वाले के लिए वैकल्पिक क्या हो सकता है, वो श्रवण संबंधित जितनी भी हमारे पास उपकरण है उसको हम उसकी सहायता कर, उसकी जो है उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, या ब्रेल लिपि से संबंधित जितने भी हमारे उपकरण उसके पास है उसको हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। 32 में क्वेश्चन पे आते हैं। कक्षा 3 के छात्र ने 16 × 25 का गुणन इस प्रकार किया। किस प्रकार किया भाई, 8 × 2, 16 को 8 × 2 में लिख लिया, 25 को 5 × 5 में लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 × 2 किसका मतलब है, 16 का, 5 × 5 25 का मतलब है। अब यहाँ पे क्या किया उस बच्चे ने, 8 और 5 को एक साथ लिख लिया, 8 और 2 की बजाय 8 और 5 को एक साथ लिया। पहले 8 2 को लिखा, फिर इसको लिखा, फिर 5 और 2 को, 5 5 को था और 2 और 5 का बना लिया। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि उसकी जो साहचर्यता थी, ठीक है ना, साहचर्यता उसने बदल ली, ठीक है। जब कभी हम गुणा करते हैं तो a × b × c है, तो हम अगर a और b को पहले गुणा कर लें, ठीक है, तब भी उतना ही a और b को पहले गुणा करेंगे, फिर c की गुणा करें तब भी उतना ही आएगा। और अगर हम a और c की गुणा पहले कर लें, a और c की गुणा पहले कर लें और b की बाद में करें तो भी हमारी वैल्यू उतनी ही आएगी। तो ये हमारा जब होता है इसको कहते हैं साहचर्य नियम। तो यहाँ पे बालक किसका प्रयोग कर रहा है, साहचर्य सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। और 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। तो हमारा यहाँ पे जो मापन है, मापन जो हमारा है प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं, क्योंकि जो मापन होता है हमारा प्रारंभिक संख्या संकल्पना के बाद की बात है ना। क्योंकि बच्चे को अगर संख्याओं के बारे में ज्ञान ही नहीं होगा तो वो मापन किस चीज़ का करेगा, तो ये हमारे बाद की जो है इस अवस्था है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। संख्यांक और संख्या। तो पहली बात तो ये संख्यांक समझ लीजिए होता क्या है। संख्यांक होता है जो हमारी 0 से लेके 9, 0 से लेके यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, जिससे बाकी सभी संख्याएं बनती हैं, ठीक है ना। तो 0 से 9 ये हमारी होते हैं संख्यांक, यानी अंक होते हैं हमारे। अब इन संख्याओं को मिला के किसी भी संख्या का निर्माण कर सकता है। जैसे हमें लिखना है कि 512, तो 512 में कितने अंक हैं, ये एक संख्या है। यहाँ पे संख्यांक कौन कौन से हैं, 2 संख्यांक है, 1 संख्यांक है और 5 संख्यांक है। तो इसी चीज़ के बारे में बात की गई है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला कथन देखते हैं। संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। किसी भी संख्या को जो है प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 से 9 तक के बीच में संख्याओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, कथन सही है हमारा। अगले कथन पे आते हैं। एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। एक संख्या को क्या करते हैं भाई, एक संख्या है इसको विभिन्न संख्यांकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये कथन भी हमारा सही है। तो अब देख लेते हैं। कथन ए शुद्ध है, बी अशुद्ध है, नहीं। बी शुद्ध है, ए अशुद्ध है, नहीं। ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आ गया होगा कि संख्यांक और संख्या में क्या अंतर है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। गणितीय प्रक्रम इसमें से कौन सा है, मानस दर्शन, ये तो मतलब है, यहाँ पे कंठस्थ करना नहीं है। आप सामने देखिए, गणितीय प्रक्रम में कभी कंठस्थ करना आता ही नहीं है। गणितीय प्रक्रम का क्या, शिक्षण में कभी भी कंठस्थ करना नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा है कौन सा नहीं है, तो हमारा यही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाकी जो है हमारे आकलन करना, पक्षांतरण करना या मानस दर्शन करना, तो ये सभी हमारे गणितीय प्रक्रम में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए, ठीक है। तो योग से संबंधित है, क्या कह रहा है कि एक टोकरी में 15 संतरे हैं, ठीक है। एक टोकरी है कोई, इसमें से 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में भी 17 संतरे हैं, 17 संतरे हैं, 15 और 17। अब सभी को मिलाकर कितने होगा टोटल, तो होगा 15 गुना 30 और 2 32, ठीक है। तो 32 हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जुड़ रही है ना, जुड़ रहे हैं। अगला देखते हैं, एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई। तो जो हमारा 9,950 रुपये का फ़ोन था, अब वो कितने का हो गया है, 375 जोड़ के कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, उतने का हो गया है। तो नई कीमत क्या है, तो अब ये दो कथन हमको दिए गए हैं, ये हमारे दो कथन थे। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। ए जो पहला कथन था कि समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि भाई दो चीज़ों को जोड़ रहा है ना, दो टोकरियाँ थी उनको जोड़ के कुछ निकला, तो ये क्या है, इनका समुच्चय ही तो हुआ, इन दोनों का समुच्चय तो पहले तो समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है। बी जो है योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले कुछ वैल्यू थी, इसी की वैल्यू बढ़ा दी गई है, कितने से, 375 से वैल्यू संवर्धित यानी इसकी में वृद्धि कर दी गई है। तो यहाँ पे ये संवर्धन है, ना कि समुच्चयन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा जो बी है, बी योग की संवर्धन, योग हो रहा है वहाँ भी, बट ये संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन ही हमारा सही है, तो आगे हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए, ठीक है। जो माप से भौतिक संरक्षण की जो योग्यता है उसको पहचानना है। तो क्या है, पहला ऑप्शन है, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण के पहले से समझ में पहले आ जाती है। मतलब कहने का है कि जो बालक होता है आयतन के संरक्षण को पहले समझ जाता है द्रव्यमान से। भाई देखो, सबसे पहली बात है, द्रव्यमान यानी एक तरीके से तो हल्का फुल्का भार से संबंधित है ना, भारी तो होता है, तो बच्चा भार को पहले समझ पाता है, ना कि आयतन को, ठीक है। आयतन पहले नहीं समझेगा, आयतन बाद की बात है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। तो कहने का मतलब है भार की समझ जो होती है संख्याओं के संरक्षण से पहले आ जाती है। तो अभी आगे देखते हैं। अभी लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आ जाती है। अब ये देखो यार, बच्चा लंबाई के संरक्षण पहले को समझ जाएगा और गिनती बाद में सीखे, ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे भी देखिए, भार के संरक्षण की बात क्या थी, बच्चा भार पहले समझ जाएगा और संख्याओं को बाद में समझेगा, शायद ये भी हमारा गलत है। तो यहाँ पे क्या है, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण के पहले आ जाती है। बिल्कुल सही बात है, बच्चा भार पहले सीखेगा उसके बाद ही आयतन सीखेगा, है ना। पहले से देखेगा कि हाँ वस्तु का क्या भार है और फिर उसके आयतन को समझेगा। अगर गणित में पढ़ रहे हैं फिर पढ़ने के बाद पढ़ेगा तब भी यही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है, ठीक है। 25 टाइलों को संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करना है। मतलब हमारे पास 25 टाइल हैं, कोई ऐसे करके, ठीक है, उनको आयत में हमको बनाना है, ठीक है। आयत ऐसे करके हम कैसे भी व्यवस्थित करें उसकी बात कर रहा है। तो इस कार्य को निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है, ठीक है। देखते हैं, टाइल है हमारे पास। टाइल क्या होते हैं, टाइल तो हमारे फ्लैट होते हैं ना। तो यहाँ पे क्षेत्रफल हम समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। गुणनखंड समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। परिमाप समझ सकते हैं, परिमाप भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। परिमाप क्योंकि यह होता है ना, बाहर की हम जो ये लेंथ है उसको नाप लेना। गुणनखंड भी हो सकता है, क्योंकि भाई ऐसे 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 करके रख रहे हैं हम, ठीक है।
मल्टीप्लाई में कभी कभी 4 गुणे 3 का बना लिया, कभी 3 गुणे 2 का बना लिया, ऐसे करके जो है हमें बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम गुणनखंड भी सीख जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। अब यहाँ पे आयतन आप देख लीजिए, आयतन कैसे यार, जब ये टाइल हमारे लिए फ्लैट हैं तो वहाँ से फ्लैट चीज़ से हम आयतन कभी सीख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जितने भी जहाँ पे आयतन है वो कट जाएगा, यहाँ पे भी ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आयतन ये नहीं। क्षेत्रफल सीख सकते हैं, गुणनखंड सीख सकते हैं और परिमाप सीख सकते हैं। ठीक है, 39 क्वेश्चन नंबर आते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। ठीक है, तो चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। यार हल करने की बात कर रहा है और यहाँ रटने की बात कर रहा है, गलत हो जाएगा। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। चलिए ठीक है, इसको अभी देखते हैं। पहला, फिर अगला देखते हैं, कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना। तो ये तो ठीक है, अनुमान लगाकर परीक्षण कर, लेकिन यहाँ पे कंठस्थ लिखा है तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्रयत्न त्रुटि विधि, प्रयत्न त्रुटि विधि कर सकते हैं हम, चित्रांकन भी कर सकते हैं, कंठस्थ करना, फिर यहाँ पे कंठस्थ आ गया। तो ये सब ऑप्शन सब में कंठस्थ करने की बात कर रहा है, ऐसा नहीं होता गणित में कभी हम कंठस्थ नहीं करेंगे। विवेचन करेंगे हम, चर का प्रयोग यानी XYZ का प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिरूप देख सकते हैं, ये हमारे गणित कौशल में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वॉन हेले। वॉन हेले के स्तर जिस विकास के अवस्थाओं को संकेत करते हैं वह है। एक चीज हमेशा याद रखो, वॉन हेले की जब बात करेंगे तो वो किससे संबंधित है, हमारे ज्यामितीय चिंतन से, यानी ज्यामिति, बच्चे ज्यामिति किस प्रकार सीखते हैं उसका विस्तृत उल्लेख इन्होंने किया था, वॉन हेले ने किया था, है ना। इन्होंने 5 स्टेज दी थी, है ना, बच्चों जो ज्यामितीय चिंतन की है 5 स्टेज दी थी, उसको थोड़ा बाद में ढंग से समझिएगा। ठीक है, ये याद कर लीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन में, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित का पाठ्यक्रम कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला हो। भाई संकल्पनाओं में कठोरता नहीं देना होता, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करना चाहिए। प्रगामी गणित मतलब आगे की कक्षाओं में जो गणित आने वाली है उसके लिए तैयार करना होता है, इसका मतलब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। यहाँ पे देख, कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, ये थोड़ा सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये दिख रहा है यहाँ पे, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, जब तक बच्चे अपने ज्ञान को अपने खुद के अनुभव से समझेंगे नहीं तब तक उसका कोई मतलब नहीं निकलता, ना उसको ढंग से वो समझ ही पाएंगे, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा, चौथा। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है 42, देखते हैं। 2 दशमलव वाली संख्याओं की गुणन जैसे कि 0.3, 0.2 इक्वल टू 0.6, ठीक है, की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम उचित है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा ऑप्शन पहला है, टेलर का गिनतारा। तो यार गिनतारा है तो उससे नहीं हो सकता है, गिनतारे से नहीं होगा। संख्या चार्ट भी नहीं होगा। तो हमारा ये सबसे डाइंस ब्लॉक, हमारे जानते हो क्या होते हैं आप, छोटे छोटे जो ब्लॉक होते हैं उससे बच्चे ज्यामिति की विभिन्न ज्यामिति की विभिन्न जो हमारे ये होते हैं, जैसे कि हमारा आयत हो गया और कोन हो गया, कुछ भी हो गया, घना, अभी से जितनी भी चीज़ें हैं उनसे बनाना सीखता है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सबसे सही ऑप्शन है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में क्या होता है एक्चुअली, ये जैसे हमारा ग्राफ पेपर आप मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी लाइन होती है ना, यहाँ बहुत छोटी छोटी लाइन होती है ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे अब 0.3 सिखाना है तो 0.3 यहाँ पे कर देंगे, तो ऐसे ऐसे करके कलर करते हैं। यहाँ पे 0.02 है तो यहाँ पे 2 खाने इधर से कलर करते हैं, यहाँ पे तो एक क्रॉस आता है, तो ये हमारा 0.06 को शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा संख्या चार्ट होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है, यानी मूल्यांकन की कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण करना चाहिए। भाई त्रुटियों को जानकर तर्क का विश्लेषण करना तो हमारी प्रभावशाली योजना होती है ना, तो ये हमारा सही है अभी तो। और यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो। जब भी एक से अधिक उत्तर प्राप्त होने की जो संभावना होती है तो वहाँ पे क्या होता है, चिंतन को विस्तृत करने की बात होती है ना। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही है हमारा, ये ऑप्शन भी, ये कथन भी हमारा सही है कि प्रभावशाली योजना हमारी है, ये मूल्यांकन की प्रभावशाली योजना ये भी है। अगले देख लेते हैं, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए।
तो मूल्यांकन में समूह संचालित कार्यों का प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं है। ये शिक्षण के लिए सही हो सकता है लेकिन मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही यही हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी हमारे यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिसमें यंत्रवत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जाए। भाई बिल्कुल हमें ये तो करना ही चाहिए। मूल्यांकन में हम ये भी तो ध्यान दें कि बच्चा रट तो नहीं रहा है, संकल्पना को समझ रहा है, इसमें अंतर तो करना पड़ेगा ना हमें। तो ये भी हमारी एक प्रभावशाली योजना है। ये है प्रभावशाली योजना है ये सभी। तो ये हमारी प्रभावशाली योजना नहीं है, क्योंकि हमें समूह का वहाँ से कोई मतलब नहीं है मूल्यांकन के टाइम में। ठीक है, 44 क्वेश्चन में देखते हैं, गणितीय अध्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन सी विशेषता नहीं है। मतलब 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो विशेषता हैं। तो एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना चाहिए। तो भाई ये तो पहले ही से गलत लग रहा है, हमें कठोरता से किसी चीज़ से समय का नियम का पालन नहीं करना होता। तो अभी इसको देख लेते हैं, ठीक है। अभी ऑप्शन देखते हैं, छात्रों को त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना चाहिए। भाई छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप पर हमको बिल्कुल ध्यान देना है ना। तो ये तो विशेषता है ही है। प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना बिल्कुल करना चाहिए भाई। हाँ, संबंध जब प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करेंगे तभी तो प्रभावशाली होगा हमारा। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। भाई संकल्पना एक हमें बनानी है, अगर बच्चे में उसको ढंग से समझाना है तो हम बहुत से अधिगमों का शिक्षण अधिगम का प्रयोग कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है गतिविधियों का प्रयोग करेंगे। तो ये भी हमारे सही है। यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे सही हो गए। हमारा पूछा क्या होता है इसमें, कौन सी विशेषता नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन है जो विशेषता हमारी नहीं है इसकी, गणितीय अध्यापन को प्रभावशाली बनाने की। तो 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। तो यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 1/116 है तो कितने छात्र शतरंज खेलने जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या भी दी है और फिर वो कह रहा है कि 1/4 छात्र जो हैं वो वॉलीबॉल खेलने जाते हैं। तो मतलब कुछ वैल्यू, मतलब x अगर मान लेते हैं, टोटल बच्चे हमारे x हैं, अगर टोटल बच्चे हमारे x हैं तो x का कितना, x का 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं। अब वो कितने के बराबर है, मान 1/16 के बराबर है। तो 1/16 हो गया हमारा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x बराबर हो जाएगा हमारा 160 गुणे 4। ये हमारे टोटल छात्र होगा, हमारे टोटल छात्र जो हैं एक स्कूल में। अब यहाँ पे कह रहा है हमें तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ भी दी है, शतरंज खेलने वाले छात्र कितने हैं, 1/16। तो 1/16 छात्र हैं टोटल के, 1/16 छात्र क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। तो यहाँ पे टोटल छात्र और बटे 16, क्योंकि 16 हमारे 1/16 शतरंज खेलते हैं तो यहाँ से कट जाएगा सीधे सीधे, 16 हो जाएगा। यहाँ पे 10 गुणे 4, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 40 छात्र। ठीक है, तो 40 छात्र हमारे फोर्थ ऑप्शन, ये हमारे शतरंज खेलने के लिए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 46। क्या कह रहा है कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब क्या है यार, चतुर्थांश मतलब किसी चीज का चौथा अंश, यानी 1/4 की तो बात हो रहा है। तो इस संख्या में कितने 1/4 है, ऑब्वियस मतलब ये पूछ रहा है इस संख्या में कितने 1/4 हैं। तो देखते हैं, तो 18 सही 3/4, इसको कैसे लेंगे, 18 तिहाई 18 बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर, देखते हैं क्या लिखा है, 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। अब देखो चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश मतलब है किसी का 1/4, भाई चौथांश हो गया एक का चौथा अंश, यही तो मतलब है 1/4 का। ठीक है, तो अब इस संख्या में 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं, तो यही हमें निकालना है। तो इसको मल्टीप्लाई देखते हैं कैसे सही से लिखते हैं, इसको भिन्न में लिखते हैं। 18 × 4 कितने, 18 तिहाई 18 चौके 72, 18 चौके 72, 3 75 हो जाएगा। ठीक है, 72 + 3 75/4। तो ये हमारी टोटल संख्या हो गई। अब ये कह रहा है कि इसमें कितने 1/4 हैं, यही तो पूछना ना। तो अब यार इसको अगर ऐसे लिख लो, 75 गुणे 1/4, तो कितने 1/4 हैं, यही तो पूछ रहा था ना, कितने चतुर्थांश हैं। तो भाई 75
1/4 है, यानी 75 चतुर्थांश है। इस संख्या में 75 चतुर्थांश है, ये चीज कहने का मतलब। तो ये हमारा पहला ऑप्शन इधर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अंकों 2, 3, 4, 6, 8, 7, हाँ 7, 8 को निम्नलिखित में से इस प्रकार विभाजित किया गया है। ठीक है, ऐसे जोड़ा गया है, ऊपर नीचे लिख के, आगे पीछे कहीं भी लिखो, लेकिन क्या गया है, योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होनी चाहिए। तो सबसे अधिकतम की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी है, 1605 है, 1516 है। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमको लानी है। तो इसको लाने की कोशिश करते हैं। क्या हमारे यहाँ पे 16 सकते हैं? अगर हमें 1600 लाना है तो सबसे बड़ी संख्याओं को हमको आगे लिखना पड़ेगा ना, साइक्लिक जगह पे लिखेंगे तब तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो यहाँ अगर यहाँ पे हम 7 लिख लें, यहाँ पे 8 लिख लें, है ना, यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा। अब पीछे क्या लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम ये बनाने की कोशिश करते हैं तो ये तुम्हारा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 तुम्हारा बन गया। पीछे लाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें 16 बनाना है तो पीछे से एक हासिल मिलना चाहिए। तो हासिल लाना है अगर, तो हमको ये 4 और 6 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो 4 और 6 लिख लिया हमें, है ना, 4 और 6 लिख लिया। अब इसके पीछे हमें क्या लाना है, 5 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 2 और 5, 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, 2, 3, 5 हो गया हमारा, बन गया। और 6, 4, 10, यहाँ तो 10 हो गया। अब इसको थोड़ा सही से व्यवस्थित तरीके से लिख लो भाई। इसको जोड़ा 5 आया, 6, 4, 10 को जोड़ा 0 आया, हासिल आया, और यहाँ पे 15 था और हासिल जुड़ के 16 हो गया। ये हमारा 1605 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन से देख के करना है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर देखते हैं क्या है। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है और ये दरें उसकी दी हुई हैं। पत्र के भार के लिए 20 ग्राम या उससे कम होगा तो 5 रुपये पड़ेगा, या अगर 20 से ज़्यादा ग्राम हो गया प्रत्येक 20 ग्राम के लिए 2 रुपये फिर पड़ने लगेगा आगे। पार्सल के लिए फिर ऐसे ही है, 50 ग्राम या उससे कम है तो 5 रुपये पड़ेगा, अगर 50 से ज़्यादा हो जाता है तो 3 रुपये पड़ने लगेगा। ऐसे क्या होगा, तो यहाँ पे 250 है। ठीक है, तो 250 का मतलब क्या हुआ, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, है ना, 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर 250 हो जाएगा। तो हमारा क्या है, पहले 50 के लिए कितना रुपये पड़ रहा था, पार्सल की बात कर रहे हैं, 5 रुपये पड़ रहा था, है ना। अगले कितने, अगले सबके लिए कितना पड़ेगा, 3 रुपये, यानी 3 3 3 3, यानी 4 तिहाई 12 रुपये, और 12 5 17 हो जाएगा। तो ये हमारा होगा 250 का। इसी प्रकार 300 का देखते हैं, तो 300 में क्या हो जाएगा हमारा, तो ऐसे ही 50 का डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 6 बनेंगे हमारे, कुल मिला के 300 हो जाएगा। तो पहला जो 50 ग्राम है उसके लिए हमें कितने रुपए पड़ रहे हैं, 5 रुपये। और अगले जितने भी हैं हमारे 1 2 3 4 5, सभी के लिए कितना पड़ेगा, प्रत्येक के लिए 3 पड़ेगा। तो 3 1 2 3 4 5, यानी 5 तिहाई 15 रुपये। ठीक है, और 15 5 20 रुपये हो गया ना, 20 रुपये। ये तो हो गया हमारा पार्सल का। ऐसे ही हमें पत्र का निकालना है। ठीक है, पत्र कितना है, ये हमारा 20 ग्राम है। तो पहला पत्र 20 ग्राम का था, उसने क्या था, 20 ग्राम या उससे कम होगा तो कितने रुपए पड़ेंगे, सीधे सीधे 5 रुपये पड़ेंगे। ठीक है ना, ये 5 रुपये पड़ गए हमारे। ये 35 ग्राम था, तो 35 ग्राम के लिए क्या था, इसको लिख सकते हैं अगर 20 प्लस 15, तो पहले 20 ग्राम के लिए कितना, 5 रुपये, और अगले 15 के लिए फिर 2 रुपये, है ना, 2 रुपये, 5 2 7। तो ये हमारा पत्र का हो गया। यानी टोटल हमें जोड़ना होगा, टोटल अगर वैल्यू हम जोड़ेंगे, ये बनेगी हमारी 17, ये 17 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 7, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 7 5 12, और 12 17 19, ठीक है ना, 12 17 तो यहाँ पे कौन कौन सा हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 17 हो गया, ठीक है, और 17 हो गया, 20 हो गया, ये 5 रुपये हो गए, और ये 7 रुपये हो गए। तो 7 7 14, 14 5 19 के 9, हासिल बचेगा 1 हमारे पास, 2 3 1 4, है ना, 49 रुपये। टोटल 49 रुपये हमारे पास आएगा। ये थर्ड ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देकर समझिएगा, उतना कठिन नहीं है बट थोड़ा सा लेंदी है ना। हाँ, 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, 50 में कोई पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, मान लेते हैं हम x जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत क्या नहीं।
मान लीजिए कोई संख्या x है, पूर्ण संख्या है, जोड़ लिया, फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं को, यानी पहली संख्या ये प्राप्त हुई थी हमारी, अब क्या करा है, क्या 50 में वही संख्या घटा भी दिया हमने, घटा दिया, तो दो संख्या, ये एक संख्या और एक संख्या जो प्राप्त हुई, तो दोनों का जोड़, दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, ये तो कह रहा है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 50-50 ये तो 100 हो जाएगा, अब ये प्लस का ये माइनस का तो ये घट के 0 हो जाएगा, तो हमारे आंसर आ जाएगा 100, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। एक नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी जो है ऐसे कुछ की सारणी दी हुई है, यहाँ से स्टेशन है, ये आगमन का टाइम है, ये प्रस्थान का टाइम है, यहाँ पे स्टेशन पे इतने बजे आती है, यहाँ से इतने बजे निकल जाती है, ये हमारी स्टेशन है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है हमको यही देखना है, तो सीधे देखते हैं। नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है, तो नागपुर से देखते हैं, नागपुर से कहाँ गए, चेन्नई जाना हमको है, तो अब वहाँ पे हमेशा गलती आप लोग कर देते हैं, यहाँ से गलती नहीं करनी, हमें प्रस्थान से काउंट करना। अगर यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ तो उतने बजे आई थी लेकिन निकली कितने बजे है, 5:35 पर, 5:35 से 20:45 तक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सीधे सीधे काउंट कर लेंगे कि भाई 5 बजा, 14 बजा, फिर 20 बज गया, सीधे सीधे, तो यहाँ पे कोई डे तो चेंज हुआ नहीं है, दिन वही है, तो हमारा सीधे सीधे घटा लो, 20:45 और 5:35 घटाओगे तो ये हमारा 1, ये जाएगा हमारा 15, 15:10, तो पहले ऑप्शन ही हमारा सही हो गया, ये तो है ना, ये हमारा पहला ऑप्शन सही जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे तो पहला सही हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप श्योर होना चाहते हो तो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखते हैं, नई दिल्ली से नागपुर, नई दिल्ली यहाँ पे है, नई दिल्ली से नागपुर, नागपुर यहाँ पे है, ठीक है। यात्रा का समय 11 घंटे 30 मिनट का है, इसको देखिए कैसे घटाते हैं ये भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो प्रस्थान से नागपुर पहुँचने की बात करें तो यहाँ पे 15 बजा था, फिर यहाँ पे रात के 12 बज गए, है ना, यहाँ पे 12:05 हो रहा है, फिर अगला सुबह का 5 बज गया, तो यहाँ पे डे हमारा चेंज हो रहा है, मतलब दिन बदल रहा है, तो तब हम कैसे घटाएंगे, तब हमको सिंपली ऐसे नहीं घटाना होता है, क्योंकि 5 में से तुम 15 घटा नहीं सकते हो, तो सीधी सी बात है, क्योंकि दिन बदला था, तो इसलिए यहाँ पे हमें 24 घंटे का, यानी 24 प्लस ऐसे बदलेगा, 24 घंटे पूरे का, ये हमारे दिन चेंज होने की वजह से ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 29 प्लस 29 25, ठीक। अब यहाँ पे इतना घटा देना सीधे सीधे है, 15:55, है ना, इसको घटाएंगे तो 5 का 5 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा, यहाँ पे तो हासिल लेंगे, फिर जब यहाँ पे घंटे हैं, यहाँ पे मिनट में आएगा तो कितना हासिल आएगा, सीधे सीधे 60 हासिल आएगा, 60, तो 60 और 2 20, कितना हो जाएगा 80, यानी 8 में 5 गया 3, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 बचेगा, तो 8 में 5 गया 3, यहाँ पे 13 बचेगा, 13:30, तो यहाँ पे कितना 13:30, लेकिन यहाँ पे तो घंटा कितना दिया है 11:30, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन जैसे सही है, आप ऐसे सब कुछ ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे बस दिक्कत ये है, घटाने में जो प्रॉब्लम आती है हमेशा प्रस्थान से काउंट करना होता है, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती हैं। अवरोही मतलब घटते क्रम की बात कर रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पे 30.5 दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा कर ले इसको, तो यहाँ पे 30.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 30.5 इससे बड़ा है क्या, क्योंकि हमें घटना है, यानी ये संख्या बड़ी हो, उसके अगली वाली पहली वाली से छोटी हो, ऐसे हमें सबको चेक करना है। तो 30.5 यानी 30.5 है, तो भाई 30.5 है तो 5 साढ़े 3 है यार, ये तो घटेगा, छोटा तो है ही है, तो ये ठीक है यहाँ पे। अब इससे ये छोटा है क्या भाई, यहाँ पे 3.5 की बात कर रहा है, 3.05 की बात कर रहा है, ये भी सही है। अब देखो यहाँ पे 3.055, तो यहाँ पे 3.05 है, यहाँ तक काउंट था, ये तो यहाँ पे 0.5 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 0.5 है ही नहीं, यहाँ पे 0 है, तो सीधी सी बात है ये बड़ी है ये छोटी है, तो अभी भी सही चल रहा है। तो अब यहाँ से काउंट करते हैं, 0.05 यहाँ पे 0.05 है, ये भी सही चल रहा है। अभी देखते हैं अब यहाँ पे 3 पॉइंट की बात कर रहा है, और यहाँ पे सीधे आ गया हमारा 3.55, यानी आगे कोई संख्या नहीं है, 0.3 की बात कर रहा है, 0.355, तो पहला ऑप्शन ही सही है हमारा, अवरोही क्रम पहले ऑप्शन में ही आ गया है, ठीक है। तो अगर हम दूसरे ऑप्शन को चलिए किसी और को चेक कर लेते हैं, मान लो इसको चेक करते हैं, तो 30.5 पहला ऑप्शन है,
पहली संख्या देखते हैं तो 30.5 तो बड़ी है वैसे भी 3 से, 3.05 से, है ना बड़ी। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। ये बड़ी होनी चाहिए ना, पहली संख्या बड़ी हो ये छोटी हो, तभी तो अवरोही मतलब घटना, पहले बड़ा बाद में छोटा, ये ना पहले बड़ा बाद में छोटा। तो यहाँ पे देखते हैं 3.05, तो यहाँ पे 3.05 की बात हो रही है और यहाँ पे 3.05 और फिर ये इतना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 0.005, ये संख्या ज़्यादा बड़ी हो गई है इससे, तो ये हमारा क्रम टूट गया ना। जब ये बड़ी हो गई और ये पहले छोटी है तो हमारा बड़ी से छोटी की तरफ चलना था, तो हमारा क्रम बिगड़ गया, ये ऑप्शन गलत है। ऐसे ही तीनों ऑप्शन हमारे गलत होंगे, ठीक है। चलिए इसको फिर से छोटा कर लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन पे है, एक दुकानदार ने 5.3 kg, क्या था 5.3 kg बादाम लिए, 2100 ग्राम किशमिश लिया, कितना 2100 ग्राम किशमिश लिया और 2.2 kg काजू को मिलाया, इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बनाया और प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। अब यहाँ पे देख लो यार, हमारा आंसर किस में आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारा ग्राम में, तो हम जो कैलकुलेशन करें हम कोशिश करेंगे हम ग्राम में करें, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा दिया हुआ है 5.3, तो यार देखो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, है ना। तो 5.3 इंटू 1000 बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा बनेगा 5300। इसी प्रकार से यह तो हमारा ग्राम में पहले से दिया हुआ है 2100 हो जाएगा, यहाँ पे 2.2 दिया है तो ये हमारा हो जाएगा 2200, है ना। अब ये हमारा टोटल काउंट हो गया, जोड़ो उसको, ये हो गया 3 4 5 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 4 9 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा, हमारे इतना टोटल आ गया। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि कितने, इस मिश्रण के 2 दर्जन पैकेट बनाए उसने। 2 दर्जन मतलब 1 दर्जन में कितना होता है, 1 दर्जन में 12 होती है, तो 2 दर्जन यानी 12 24, तो डिवाइड बाई यहाँ से 24 करेंगे, डिवाइड बाई 24। अब इसको भाग करो यहाँ से, इसको भाग करना है, तो 24 चौके कट जाएगा, 24 चौके 96, और ये 2 0 बच जाएगा हमारा, ये हमारा कितना वैल्यू आ जाएगी 400, तो हमारा 400 ग्राम हमारा सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 53 नंबर पे देखते हैं। 53 में क्या है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है, बीकर को ऊपर तक पानी भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, बीकर की धारिता क्या है। कहने का मतलब क्या है, देखो यार यहाँ पे बीकर है हमारा, तो बीकर में क्या जाएगा, उसमें कुछ पानी भरा हुआ है, यहाँ तक इतना भरा हुआ, तो कितना भरा है 3/7 भरा हुआ है पानी, टोटल का 3/7 भरा है, बट यहाँ पे पूरा पानी अगर भरना है तो हमको इतने में कितना पानी चाहिए हमको, यानी 16 लीटर चाहिए। अब ये कह रहा है कि पूरे में कितना पानी आया, ये हमको काउंट करना है। तो यार सोचो कि 3/7 पानी भरा हुआ है, तो ऊपर खाली कितना है हम ये काउंट करें। मान लो पूरा 1 है, अगर पूरा 1 है तो 1 का 3/7 जो पोर्शन है वो हमारा पहले से भरा था, तो अब इसको हटा के देखते हैं, तो 7 1 7 हो जाएगा, 7 - 3/7 यानी 4/7। तो ऊपर जो खाली पोर्शन था कितना है, वो 4/7 था हमारा। अब ये 4/7 में कितना पानी आ रहा है, जो इतना एरिया है, मतलब जितना जो हमारा जो बचा पानी ऊपर वाला कितना, वो किसके बराबर है 16 लीटर के बराबर है। तो 4/7 इज इक्वल टू 16 लीटर। तो यहाँ पे अगर एक नियम लगाते हैं तो 1 कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 16 ये जो वैल्यू आती है इसके नीचे आ जाती है ना, 4/7 ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। तो जाएगा 16 गुणे, अब उल्टा जाएगा तो जाएगा 7/4, तो 4 चौके 16, तो हो जाएगा हमारा 4 गुणे 7 यानी 7 चौके 28 लीटर, यानी टोटल, यानी 1 की वैल्यू आ रही ना, यानी टोटल 1 की, मतलब पूरे में कितना जाएगा 28 लीटर पानी आएगा हमारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल खरीदना चाहती है, प्रत्येक सप्ताह वह 50 रुपये, सोमवार को 50 रुपये बचाया उसने, ठीक है। बुधवार को बचाती कितने रुपए है 100 रुपये, और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है यार। रविवार को 80 रुपये खर्च कर देती है, भाई उसके 60 रुपये खर्च हो गए, तो ये सब तो जुड़ रहे थे, ये घट रहा है। अब यहाँ पे देखो यार, ये 80 प्लस का है, ये 60 घट रहा है, तो यहाँ पे इसका तो वैल्यू आ जाएगी 20, तो हो जाएगा 100, ये 150 हो गया हमारा, ये 150 हो गया, 150 प्लस 20 हमारा हो जाएगा टोटल 120 रुपये, 150 प्लस 20 यानी 170 हो जाएगा, है ना, 170।
थोड़ा देख लेते हैं। 170 यानी पूरे एक हफ्ते में 170 रुपये बचा पाती है। अब जब 170 रुपये बचा पाती है तो टोटल फ़ोन उसका फ़ोन कितने का आना था, 5,950 का फ़ोन आएगा। ये हमारे 170 रुपये प्रति महीने बचा पाती है, तो टोटल कितने हफ्ते लगेंगे उसको। तो ऐसे भाग करते हैं, 70 70 70 51, 70 51 51 यहाँ बचे, 17 25 85, यहाँ 8 बचेगा ना, तो 17 25 85 यानी 35। उसको 35 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि एक हफ्ते में 170 बचाती है, तो 35 हफ्ते में वो इतना पैसा इकट्ठा कर लेगी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 55 नंबर, मैं संख्या हूँ, मतलब मैं कोई एक संख्या हूँ। ये ऑप्शन, इन चारों की बात हो रही है। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, तो देखते हैं भाई, ये 2 अंकों की सम संख्या है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, सब 2 अंकों की हैं, सम भी हैं, तो पहली कंडीशन तो सब सेटिस्फाई कर रही हैं। अब क्या कह रहा है कि 3 4 6 का सार्वगुणज हूँ। सार्वगुणज का मतलब क्या होता है यार, ये ऐसी संख्या है जो 3 का मल्टीपल भी है, 4 का भी मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है ना। यानी ऐसी संख्या है जो 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, 4 से भी और 6 से भी। मतलब यार इसको देखो, सार्वगुणज तो 3 के जो मल्टीप्लाई में 3 6 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ तो उसमें भी वो संख्या आएगी, 4 के पहाड़ में भी आएगी, 6 के पहाड़ में भी आएगी, ऐसे समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यानी और सबसे डिवाइड भी होगी भाई, सबके पहाड़ी मारी तो सबके में सबसे डिवाइड भी होगी, तो ये सार्वगुणज हो जाएगी। यानी ये सार्वगुणज होता है कॉमन मल्टीपल है ना। अब देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे सब देखते हैं ट्राई करके। तो यहाँ पे एक्चुअली जो भी आएगा, अभी यहाँ पे एक चीज और है, मेरे कुल 9 गुणनखंड है ना, 9 गुणनखंड है। अब किसी संख्या के गुणनखंड कैसे याद करोगे, सबसे बड़ी बात तो है, पहले 56 की बात कर लेते हैं। 56, तो 56 को हम लोग ऐसे गुणनखंड निकालते हैं ना, इसे क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, तो ये क्या होगा 7 एकम। तो इसको लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और गुणे 7 की पावर 1। अब गुणनखंडों की संख्या मतलब इस 56 के कितने गुणनखंड हो गए, या तो हम अलग करके निकाल लें या तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पावर यहाँ पे देखो, 2 की पावर कितनी है 3, 7 की पावर कितनी है 1, तो पावर को बढ़ा लेते हैं। पावर को बढ़ा कितना किया, 3 की पावर हो गई, 3 में 1 जोड़ा 4, 1 में 1 जोड़ा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 4 4 दूनी 8, तो यानी 8 गुणनखंड हो गए। यहाँ पे क्या कर रहा था, हमारे 9 गुणनखंड है, तो ये हमारा सही हो सकता है क्या, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे ही 24 का निकालेंगे, ठीक है, तो 24 का 36 का निकालते हैं। यहाँ पे ऑप्शन एक्चुअली 36 सही है, तो ठीक है, हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करेंगे, 36 हमारा सही है, क्योंकि 36 हमारा 3 से डिवाइड भी है। देखो ऐसी संख्याएं, बाकी कुछ 2 संख्याएं और भी हैं जो हमारी 3 से 4 से सबसे डिवाइड हैं, बट ये उसके किसी के गुणनखंड हमारे 9 नहीं आते हैं। 36 के गुणनखंड 9 हैं, एक बार देख लो करके चाहो तो। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18 और 3 3 9, ऐसा कटेगा ना, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और गुणे 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको बढ़ाओ, 2 की पावर 2 पावर 2 है, तो पावर कितनी बढ़ाएगी हमारी, 2 में 1 जोड़ेगा 3 और गुणे 2 में 1 जोड़ा 3, 3 क्या है 9, 9 हमारा क्या हो गया, 9 गुणनखंड है हमारे इसके मतलब, और सब कुछ है इसमें, पूरी सेटिस्फाई कर रही है ये। बाकी सबकी इसके भी 8 आएंगे, इसके भी 8 आएंगे, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 36 नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इधर एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक वर्ग है कोई, इसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और कोण 90 होते हैं। ठीक है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, यानी वर्ग की भुजा को डबल कर देना, अगर 10 है तो डबल करके कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा ना यार, सिंपल सी बात है, 20 हो जाएगी। अब ये बताओ, तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा, तो परिमाप पहले कितना होता है, परिमाप कितना होता है 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी है 10, यहाँ पे 40 था हमारी, परिमाप पहले 40 था, अभी क्या हो गया 4 इंटू 20, भुजा 40 है, 4 इंटू भुजा तो 80 हो जाएगा। तो कितने गुना हो जाएगा, यहाँ पे पहले 40 था अब 80 हो गया, तो भाई 40 का दूना तो है, यानी दुगुना हो जाएगा यार, सिंपल सी बात है ना। चलो ठीक है, ये भी सही हो गया ऑप्शन हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
57। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने कोचिंग में गलत बताया है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको जो अच्छे समझने की कोशिश करें, सममिति का मतलब क्या होता है? क्षैतिज सममिति का मतलब अगर हम ये हमारा मिरर को रखा हुआ है तो उसके ऊपर कोई भी अक्षर बना या कोई वस्तु रखी है, तो जैसी ऊपर है वैसी ही नीचे है ना, तो हमारी वो सममित हो जाती है। तो यहाँ पे सभी अक्षर को रख के देखें, अगर ए को रखें, ए ऐसे रखते हैं तो ए कैसे बनेगा? उल्टा बन जाएगा, तो ये हमारा सममित नहीं हो, यहीं पे फेल हो गया। और इस अब एक की अगर हम ये चेक करें कि वो क्या ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वाधर मिरर रखो, ऊर्ध्वाधर ये ऐसे खड़ा मिरर रखो और एक साइड ए बनाओ और दूसरी साइड क्या बनेगा? ए बनेगा। देखो सिंपल सेम आ रहा है। तो यहाँ तो कंडीशन सही सेटिस्फाई हो रही है, बट यहाँ नहीं हो रही, तो ए की कंडीशन हमारा गलत हो गया। वाई की बात करें अगर ऐसे ही, ठीक है, तो वाई में क्या है? ये देखो ऐसे बनाया वाई, ये ऐसे वाई यहाँ बनाया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? उल्टा हो गया, गलत हो गया। ऐसे हमारा चीज़ यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे वाई यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, वाई तो यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सी की बात करें अगर, तो सी ऐसे है, नीचे से कैसे बनेगा? ऐसे। चलो ठीक है, इसको तो हम मान सकते हैं कि सेट वो मिरर है वो, लेकिन ऐसे इसमें कर रहा है क्या? अगर सी ऐसे है तो यहाँ पे सी कैसे जाएगा? ऐसे। देखो उल्टा नहीं हो गया, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक्स है तो एक्स को क्या देखो यार, यहाँ पे ये हमारा मिरर रखा हुआ है, ये एक्स है, तो इसका उल्टा क्या बनाओगे? एक्स ही बनाओगे। और अगर ऊर्ध्वाधर की बात करें, करके देख लो भाई, इधर एक्स है तो कैसे बनेगा? एक्स। तो यानी हमारी जो ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर दोनों में सममित रेखाएं हैं, ये सिमिलर ये होती है हमारी सममिति। ठीक है, बहुत गलत बताया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? एक्स। ठीक है, बाकी सब गलत है। इसको बहुत लोगों ने गलत बताया हुआ कोचिंग में, मैंने देखा ऊपर। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या है? ये संख्या दी है 10 के फॉर्म में 2 है, यानी ये हमारी बाइनरी नंबर है ना, बाइनरी नंबर है। ये हमारी 10 है, ये हमारी डेसिमल नंबर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे फिल नहीं किया हुआ है, तो बाइनरी टू डेसिमल हमें चेंज करना है। ठीक है, तो चेंज कर लेते हैं यार, बिल्कुल सिंपल है। तो इसको करने के लिए यार थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करना है? 1 1 0 1 1। अब सभी संख्याओं को ऐसे लिख लो, 1 सबके मल्टीप्लाई में 2 कर दो, है ना, फिर प्लस का निशान लगाओ, फिर मल्टीप्लाई में 2, फिर प्लस का निशान, फिर जो भी संख्या लिखी है उसके सबके मल्टीप्लाई में 2 लिखना है। फिर यहाँ 1 है ना, तो 1 × 2 प्लस 1 × 2। ठीक है, सबके पहले मल्टीप्लाई लगा के सब में 2 कर दो, फिर सबके ऊपर पावर लगाने स्टार्ट करो। पावर कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी? 0 से। इसकी पावर 0, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4। यहाँ प्लस रहेगा और 1 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई रहेगा। इसको सॉल्व करना है यार, सिंपल सी बात है। 2 की पावर 0 का मतलब 1, यानी 1 आ जाएगा टोटल वैल्यू। यहाँ पे अगर 2 × 2 की पावर 1 है तो यार 1 2 आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे तो खत्म हो जाएगा 0, तो पूरा ये हमारा आ जाएगा 0। ये जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा ना। और यहाँ पे जाएगा 2 की पावर 4, 2 की 4 4 8 और 16, तो जाएगा 16 हमारा। तो 16 8 2 1, तो टोटल हमारा जोड़ कितना जाएगा? 8 के 8 24 25 26 27, 8 के 8 24 25 26 27, हाँ 27 आएगा। ठीक है, तो यानी ये बाइनरी का मतलब हमारा पे कितना आएगा आंसर? 27 आएगा। ठीक है, इसको ध्यान दे लीजिए आप लोग। 59 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 3 में चतुर्थांश की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब ये सोचिएगा, बच्चा छोटा कक्षा 3 का बच्चा है, तो सबसे पहले इसको क्या बोलना चाहिए? अगर हमें 1/4 मतलब 1/4 की संकल्पना देने की, 1/4 की एक वैल्यू होती है ना, अगर ऐसे समझाने को हम क्या करेंगे यार? तो सबसे पहला ऑप्शन जो होता है बच्चे को, क्योंकि छोटा बच्चा, तो हम पहले मूर्त चीज़ों को दिखाएंगे ना उसको। तो यहाँ पे क्या है? ठोस पदार्थ लेकर उसके चतुर्थांश में बांटना। मतलब कोई भी हमने कोई चीज़ ले लिया, मान लो सेब ले लिया, सेब लिया उसको काट दिया, अब इससे बोला कि भाई ये कितना पोर्शन है, तो ये हमारा ठोस है ना, तो ये पहले तो ये स्टेप अपनाएंगे, तो हमारा पहला स्टेप ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा हमारा चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र। अब ये तो हमने दिखा दिया, ऐसे ही बहुत से चित्र दिखाएंगे, है ना।
इस ऐसे ही बहुत से और चित्र भी दिखाएंगे हम कि मान लो एक ऐसे चौकोर है, फिर इसको भाग किया तो ये कितना पोर्शन है, ऐसे करके। तो ये हमारा अगला स्टेप होगा। उसके बाद हम बोलेंगे चतुर्थांश के प्रतीक को। 1/4 ये क्या है, हमारा चतुर्थांश का प्रतीक ही तो है। तो ये चीज़ सबसे आखिरी में बताएंगे हम कि 1/4 ऐसे लिखा जाता है, ये चतुर्थांश हमारा है। तो ये चीज़ सबसे बाद में बताएंगे। तो सबसे पहला कौन सा हो गया, ठोस वाला। दूसरा उसके चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाएंगे, उसके बाद हम उसके चतुर्थांश के प्रतीक को दिखाएंगे। तो पहला ऑप्शन होगा हमारा BCA। तो BCA सेकेंड ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। और 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है 72, 36 गुणे 4 इक्वल टू में। तो क्या हो जाएगा यार, देखो 36 गुणे 4 का मतलब क्या है, 36 गुणे 4 मतलब अब इसको देखो, ये लिखा 82, 28 इक्वल टू में क्या से लिख सकते हैं इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 36 गुणे 2 लिख सकते हैं इसको। 72 को 36 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। और 28 को क्या लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे तो 14 गुणे 2 लिख सकते हैं। 14 दूनी 28 है ना, हो गया ना ये चीज़। ये हो गया, ये हो गया, मल्टीप्लाई का साइन लगा इस समय। अब ये चीज़ कह रहा है कि यहाँ पे 36 गुणे 4 की बात कर रहा है। तो 36 यहाँ मिल गया, 2 गुणे 2 4 यहाँ मिल गया। तो हमारा कंप्लीट हो गया, 36 गुणे 4 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कोई वैल्यू बची है, तो क्या बची हमारी, 14 बची है। तो रिक्त स्थान की संख्या क्या है, 14 है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। तो जो संख्या है उसके बारे में इतने कथन दिए हुए हैं, बहुत लंबी क्वेश्चन होते हैं यार ये। तो जो संख्या है वो 7 का गुणज है, भाई 7 का गुणज है, क्योंकि 7 दूनी 14 गुणज है बिल्कुल। ये अभाज्य संख्या है, 14 अभाज्य संख्या है नहीं भाई, वो 2 से डिवाइड हो रही है, 7 से डिवाइड हो रही है, 1 से डिवाइड हो रही है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 10 से कम है नहीं, 10 से ज़्यादा है, ये भी हमारा गलत है। एक सम संख्या है भाई, बिल्कुल सम संख्या है। 56 का गुणनखंड है, बिल्कुल है, क्योंकि 14 × 4 करोगे तो 14 चौके 56 आता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो। तो कौन सा रिक्त संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, तो कौन सा सही है, A, D और E। ADE ये सही, थर्ड ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। तो भैया ये हो गया हमारा है दी एंड। तो यार थैंक यू, बहुत ज़्यादा मुझे भी मेहनत करनी पड़ी थोड़ी सी है, बट आप लोग के लिए कर रहा हूँ मैं। और ये मेरा चैनल है कौन सा, TEACHERIFY, ठीक है। इसको जाके सब्सक्राइब करो। अभी सीटेट से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर टेट में अगर आ गया तो टेट करेंगे, फिर सुपर टेट में जाएंगे। जर्नी स्टार्ट होगी तो ख़त्म वही होगी जब अपने एम पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चैनल जाके सब्सक्राइब करो। और यार जिसको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टॉपिक, कोई भी कुछ भी पूछना है, अभी मैं या तो ये करूँगा कि हाँ व्हाट्सएप